सब कुछ डेली रूटीन की तरह ही था। डॉक्टर का आना, विक्रांत को चेक करना, पंछी को सारी दवाइयों की डिटेल्स बता देना, कैसे उनका ख्याल रखना है यह कहना। पंछी को इन सब चीज़ों की तो अब आदत हो चुकी थी, या कहे उसे मुँह जवानी सब याद हो चुका था कि उसे क्या करना है। उसने डॉक्टर को दरवाजे तक छोड़ा और जैसे ही अंदर आई, त्रिभुवन जी भी अंदर आए। पंछी को विक्रांत के रैसेज पर दवाई लगाते देख त्रिभुवन जी कहते हैं, कैसा है अभी विक्रांत, ठीक है? पंछी त्रिभुवन जी को देखते हुए खड़ी हुई और बोली, सर क्या मैं बेला को यहाँ भेज सकती हूँ? यह सुनते ही विक्रांत मानो नींद से जागा हो, वह आंखें खोलकर पंछी को देखने लगा। क्या बात है, त्रिभुवन जी ने कहा। बेला 1 महीने बाद मेरी जगह लेगी तो उसे पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से सर को हैंडल करना है। मैं उसे भेज देती हूँ, वह संभाल लेगी सब कुछ। या इट्स ग्रेट, त्रिभुवन जी बोले और मुस्कुरा दिए। पंछी 4 कदम आगे बढ़ी थी कि विक्रांत चिल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं ज़रूरत है। पंछी ने विक्रांत की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। त्रिभुवन जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें पता है कि उनका बेटा जानबूझकर बीमार पड़ता है और यह सब उसने पंछी को अपने पास रखने के लिए किया था। और आज पंछी कुछ खुद ही अपनी जगह किसी और लड़की को देने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। क्या हुआ, तुम्हें देखभाल करने के लिए ही तो रखा था उसे, क्या फ़र्क पड़ेगा? बेला अभी सीख लेगी तो आगे जब तुम बीमार हो जाओगे तो उसे पता होगा कि उसे क्या करना है। विक्रांत ने अपना हाथ उठाया और साइड टेबल पर रखे हुए सामान को नीचे फेंकते हुए बोला, अभी पंछी को बुलाइए, बेला को ऑफिस से बाहर निकालिए। त्रिभुवन जी भी उसके बात को बिना सुने रूम में लगे हुए सोफे पर जाकर बैठ गए और अपने फ़ोन से किसी का नंबर डायल करने लगे। हेलो अमर, पंछी बेला को लेने के लिए आएगी। पंछी को अपने कैबिन में कुछ काम बता देना। बेला को विक्रांत के कैबिन में भेज दो। अब ये है तो उसे संभालना है। उन्होंने फ़ोन सोफे पर रखा और मुस्कुराकर विक्रांत की ओर देखने लगे। विक्रांत भले ही जानबूझकर बीमार पड़ता हो, लेकिन बीमारी का असर तो था उस पर। उसमें इस वक्त इतनी ताकत नहीं थी कि उठकर बैठता और चलता, और खड़े होने तो दूर की बात थी। उसका सोचा हुआ पूरी तरह से उलट पड़ चुका था। कहाँ उसे पंछी की करीबी चाहिए थी और उससे अब पंछी से दूर कर बेला के नज़दीक डाला जा रहा था। बेला अंदर आई। बेला भी काफ़ी खूबसूरत थी। त्रिभुवन जी ने कहा, क्या तुम्हें पंछी ने बता दिया है कि विक्रांत का कैसे ध्यान रखा जाता है? जी सर, काफ़ी हद तक मैं समझ चुकी हूँ। अच्छा, हैंडल कर लो, कहकर त्रिभुवन जी भी कमरे से बाहर चले गए। बेला ने देखा साइड टेबल के सारी चीज़ें नीचे ज़मीन पर बिखरी हुई थी। उसने बाहर जाकर पियून को आवाज़ दिया और सब साफ करवाया। विक्रांत के बेड पर बैठकर विक्रांत को दवाई लगाने के लिए जैसे उसके बटन को खोलने लगी, विक्रांत ने अपने हाथ से उसके हाथ को झटकते हुए बोला, डोंट टच। सर आपको दवाई लगानी है, मैं खुद लगा लूँगा। सर आपसे नहीं होगा, कहते हुए बेला ने फिर से अपना हाथ विक्रांत के बटन पर रखा। विक्रांत उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथों से मसलते हुए कहा, एक बार अगर कहा दूर रहो, इसका मतलब है कि दूर रहो। बेला के आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने अपने हाथों को खींच लिया। बेला का पूरा हाथ लाल पड़ चुका था। विक्रांत दवाई खुद तो नहीं लगा पा रहा था, वहीं आंखें बंद किए लेटा हुआ था। बेला रूम से बाहर आई। उसकी आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रहा था। उसने किसी को कॉल किया और विक्रांत की खूब बुराई की। अब जाकर उसको कुछ ठीक लगा। लंच टाइम पर अमर और पंछी लंच कर रहे थे। बेला भी आई। तुमने लंच किया? अमर ने बेला से कहा। हाँ, अभी कैंटीन से खाकर आ रही हूँ, बेला मुस्कुराकर बोली और अपना बैग लेके टचअप करने लगी। पंछी बोली, सर को मेडिसिन दिया? उनका इंजेक्शन भी देना है अभी तुम्हें। बेला मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, वो मुझे कमरे में भी नहीं आने देते। देखते हैं, चीज़ें उठाकर फेंकने लगते हैं। तुम लोग कैसे झेलते हो? अमर उसकी बात पर मुस्कुराकर कहता है, आदत हो जाएगा तुम्हें भी। जब सैलरी आती है ना तो लगता है कि उतना गुस्सा तो झेल ही सकते हैं हम। बेला भी अमर को हाई फाई देते हुए बोली, हाँ, सैलरी तो सही में डबल है हमारी। पंछी उठकर खड़ी होते हुए बोली, पहले जाके सर को मेडिसिन दो, उसका इंजेक्शन दो, फिर यह हंसी मजाक करना। मैं नहीं जाऊंगी। अमर तुम चले जाओ। ही इज़ लाइक अ मॉन्स्टर।
अपने सर को अदा से हिलाते हुए बेला ने कहा। पंछी गुस्से से बोली, ही इज अ पेन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। ओ कमन पंछी, थोड़ी देर अकेले रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पंछी हैरानी से बेला को देखती रही, फिर अपना लंच बॉक्स लेते हुए बोली, तुम इतनी केयरलेस होगी मैं जानती नहीं थी। मैं खुद हैंडल कर लूँगी। पंछी उठकर जाने के लिए डोर पर आई तो उनकी नज़र त्रिभुवन जी पर पड़ी। पंछी ने पीछे देखा। अमर और बेला की नज़र भी त्रिभुवन जी पर पड़ी। वो उठकर खड़े हो गए। त्रिभुवन जी ने घूरकर दोनों को देखा और चले गए। पंछी विक्रांत के पास आए। वो यूं ही बेड पर लेटा था। पंछी के आते ही उसने आंखें खोली और पंछी को देखते ही मुस्कुराया। पंछी ने विक्रांत की ओर नहीं देखा। भावहीन चेहरे से वह उसके पास बैठकर उसके रैसेस को देखती है। अब तक उस पर लोशन नहीं लगा। उसका गुस्सा अब विक्रांत और बेला दोनों पर भड़क चुका था। उसने विक्रांत को देखा। विक्रांत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पंछी उस मुस्कुराहट को देखकर पागल हो गई। उसने एक थप्पड़ खींचकर विक्रांत को मारा। विक्रांत का चेहरा एक तरफ झुक गया। विक्रांत फिर से पंछी को देखा। पंछी ने अब उसके दूसरे गाल पर मारा। विक्रांत ने फिर मुस्कुराकर पंछी को देखा। पंछी ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर विक्रांत के सीने पर मारना शुरू किया। वो थक गई थी इस आदमी की हरकतों से। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पागल करके रख दिया है आपने मुझे। थक गई हूँ मैं आपकी हरकतों से। मुझे अब शांति चाहिए। प्लीज़ मत परेशान कीजिए इतना। वह उसके सीने पर मारती जा रही थी और बोले जा रही थी। बेला को अपने कपड़े तक हाथ न लगाने देने वाला विक्रांत चुपचाप पंछी की मार खा रहा था। उसने एक बार भी उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश नहीं की। थककर पंछी वहीं अपने सर को झुकाकर जोर जोर से रोने लगी। तभी त्रिभुवन जी अंदर आए। तुम ठीक हो बेटा? उन्होंने बहुत ही प्यार और चिंता के साथ पंछी से पूछा। वह उठकर खड़ी हुई। अपने आंसू को पोंछने के बाद त्रिभुवन जी की तरफ मुड़ी और त्रिभुवन जी मुस्कुराकर बोले, इसे लाओ मुझे दो, मैं लगा देता हूँ। पंछी उसकी तरफ देखती है। वह समझ सकती थी एक बाप की चिंता जो एक बेटे के लिए था। उसने पलटकर विक्रांत की ओर देखा। वह मुस्कुराकर मेडिसिन उसके हाथ में देके बगल में खड़ी हो गई। विक्रांत एकटक पंछी को देख रहा था। तभी अमर का फ़ोन आया। हेलो सर, माया मैडम और उनके फादर आए हैं। ओके, मैं आता हूँ, उन्हें बैठने के लिए कहो। त्रिभुवन जी ने पंछी से कहा, पंछी तुम्हें ही करना होगा, मैं आता हूँ। वह मुस्कुराकर पंछी को मेडिसिन देकर चले गए। पंछी मेडिसिन को लेकर फिर से विक्रांत की ओर देखती हैं। विक्रांत तेज आवाज़ में बोला, चली जाओ। पंछी बिना कुछ जवाब दिए अपने कदम विक्रांत की ओर बढ़ाती है। विक्रांत ने लैंप को हाथ में उठाया और ज़मीन पर पटकते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा चली जाओ। पंछी ने इसे भी इग्नोर किया और उसके बेड पर बैठते हुए बिना कुछ बोले उस ऑइंटमेंट की ढक्कन को खोला कि विक्रांत अपने हाथों से उस ऑइंटमेंट पर मारते हुए बोला, एम्प्लॉय हो मेरी, अपने बॉस का कहना मानना सीखो। मैंने कहा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पंछी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था। पंछी झुकी और ऑइंटमेंट को फिर से उठाया और उसे अपने उंगलियों पर लेती उससे पहले विक्रांत ने फिर से उसके हाथ पर मारा। पंछी के हाथ से फिर से ऑइंटमेंट ज़मीन पर गिर गया। पंछी ने एक नज़र विक्रांत को देखा। विक्रांत अपना सर दूसरी तरफ घुमा देता है। पंछी फिर से ऑइंटमेंट को हाथों से उठाती है, अपने फिंगर पर निकालने लगती है। पंछी बिना कोई जवाब दिए उसने उसके रैसेज पर लोशन लगाने के बाद उसने इंजेक्शन तैयार किया और विक्रांत के किसी बात का पंछी जवाब नहीं देना चाहती थी। विक्रांत अब एकदम खामोश था। पंछी जो कर रही थी वह उसे करने दे रहा था। यहाँ त्रिभुवन जी जब अपने कैबिन में आए तो माया और उनके पापा वहाँ बैठे हुए थे। क्या विक्रांत का यह फैसला अंतिम है? वह माया से शादी नहीं करेगा, माया के पापा ने कहा। त्रिभुवन जी ने माया की तरफ देखा। माया अपने पलके झुपकाए त्रिभुवन जी के जवाब का इंतजार कर रही थी। हाँ, वह शादी अब नहीं हो पाएगी। त्रिभुवन, हम दोनों काफ़ी गहरे दोस्त हैं, जानता हूँ मल्होत्रा, और इसलिए मैंने चाहा था ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, लेकिन जब विक्रांत को मंजूर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। बेटे को इतनी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए त्रिभुवन। शादी विवाह तो हम तय करते हैं ना? मल्होत्रा ने कहा। तुम्हारी बात सही है दोस्त, पर माया के बारे में
जानने के बाद अभी तुम चाहते हो कि मैं विक्रांत से इसके शादी की बात करूं? कहते हुए त्रिभुवन जी ने माया की तरफ उंगली उठाई। जवानी में लोगों से तो गलतियां हो जाती हैं, कभी हम और तुम भी तो जवान थे। मल्होत्रा ने कहा, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती और जानबूझकर इस तरह की लड़की को मैं अपने घर में नहीं ला सकता त्रिभुवन, यह तुम सही नहीं कह रहे हो। मल्होत्रा साहब काफ़ी गुस्से में बोले, तो मैं क्या करूं मल्होत्रा, एक तो विक्रांत की नज़रों में यूं ही लड़कियों की वैल्यू कुछ खास नहीं है, उस पर से ज़बरदस्ती मैं नहीं कर सकता मल्होत्रा साहब। और कुछ कहते उससे पहले ही माया बोली, कोई बात नहीं अंकल, पापा तो कुछ और ही बात लेकर बैठ गए हैं, हम किसी दूसरे काम से आए थे। कहकर माया ने कार्ड निकालकर त्रिभुवन जी को देते हुए कहा, यह मेरे बर्थडे पार्टी का कार्ड है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब आएंगे। त्रिभुवन जी कार्ड देखते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, हम ज़रूर आएंगे। ज़रूर आइएगा अंकल, इस पार्टी में बिजनेस के कुछ खास लोगों को बुलाया है मैंने, मुझे पूरी उम्मीद है लोग उसे एंजॉय करेंगे। यहाँ विक्रांत के कमरे में उसकी दवाई, इंजेक्शन और लोशन लगाने के बाद पंछी उस कमरे में मौजूद चीज़ों को ठीक करने लगी। विक्रांत उसी को देख रहा था, बिना किसी रिएक्शन के वह अपना काम कर रही थी। त्रिभुवन जी अंदर आए और पंछी को देखकर बोले, ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका है पंछी, तुम जा सकती हो। पंछी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आप सर को संभाल पाएंगे? मैंने अमर से कह दिया है, वो हेल्प कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमर और विक्रांत की सेक्रेटरी मिलकर विक्रांत की गाड़ी में बैठने में मदद करता है। आज पंछी उसके साथ नहीं आई, यह पहली बार था जब वह बीमार हुआ हो और पंछी उसके साथ ना हो, नहीं तो उसकी 24 घंटे की ड्यूटी पर जाती थी। वह तब तक सोने नहीं जा सकती थी जब तक कि विक्रांत पूरी तरह से ठीक ना हो जाता, जब तक उसका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ विक्रांत के आसपास ही होता। त्रिभुवन जी ने 2 दिनों तक विक्रांत को ऑफिस नहीं जाने दिया और 2 दिन तक पंछी भी घर नहीं आई। विक्रांत की हालत पंछी को देखे बगैर ऐसी हो चुकी थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे कभी लगा नहीं था कि वो इतना बेचैन हो जाएगा। त्रिभुवन जी ने कहा, बर्थडे है माया का, मैं नहीं जाना चाहता। विक्रांत तब तक ठीक हो चुका था और वह तैयार हो रहा था। उसे आज ऑफिस जाकर सबसे पहले पंछी को देखना था, न कि इस प्रकार के क्रूज पार्टी में टाइम बर्बाद करना था। हमारा जाना जरूरी है विक्रांत, वो सिर्फ फ्रेंड पब्लिक बिजनेस एसोसिएट भी है, हमारे पर्सनल ना सही प्रोफेशनल रिश्ते के नाते ही सही हम वहाँ जाएंगे। मैं पंछी से बात कर लेता हूँ, वो रहेगी तो तुम्हारा ख्याल रखना भी आसान रहेगा। पंछी का नाम आते ही विक्रांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने पंछी को फ़ोन लगाकर उसे सारी बातें समझा दी। कुछ बात करनी थी तुमसे विक्रांत, त्रिभुवन जी ने कहा। कहिए। विक्रांत भी बेड पर बैठा। अब तुम्हारी और माया की शादी तो टूट चुकी है, मैं तुम्हारे सामने एक और प्रपोजल लेकर आया हूँ। आप शादी के बारे में मेरी राय जानते हैं। हाँ पहले सुन लो। विक्रांत अभी अपने पापा को ही देख रहा था। त्रिभुवन जी मुस्कुराते हुए बोले, पंछी कैसी लगती है? उसके साथ तुम्हारी शादी करवाई जा सकती है। क्या तुम पंछी से शादी करना चाहते हो? शादी के बाद वो भी पंछी से सुनते ही विक्रांत अविश्वास भरी नज़रों से त्रिभुवन जी की ओर देखता है। त्रिभुवन जी कहते हैं, अगर इतना ही ज़्यादा तुम्हें पंछी के आसपास रहना पसंद है तो तुम दोनों की शादी करवा देना सबसे अच्छा रहेगा, ताकि जिस तरह आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई, कल को पंछी मेरी बीवी बने और मुझे छोड़कर चली जाए। विक्रांत ने ताना मारा, हर शादी में ऐसा नहीं होता। त्रिभुवन जी ने कहा, हाँ अगर पंछी बिना शादी के मेरे साथ रहना चाहती है। शट अप विक्रांत, पंछी क्या कोई भी लड़की तुम्हारे साथ बिना शादी की नहीं रहेगी, और मैं कभी शादी नहीं करूँगा डैड। विक्रांत जो तुम सोच रहे हो सभी शादी के रिश्ते यूं ही नहीं होते हैं ना, त्रिभुवन जी ने कहा। पर हमारे परिवार में तो यही हुआ है ना, और मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। त्रिभुवन जी विक्रांत की बात सुनकर गुस्से से खड़े होते हुए बोले, बिना शादी के पंछी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, उसे रहना पड़ेगा। विक्रांत बोला और खड़ा हो गया। विक्रांत समझने की कोशिश करो, वह जिस माहौल से आती है उस माहौल में शादी के बगैर एक दूसरे के साथ रहना तो दूर की बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पूरी ज़िंदगी पंछी मेरे साथ ऐसे ही चाहिए। शादी करते ही बीवी बनकर वह मुझसे
लड़ना झगड़ना शुरू कर देगी और वक्त नहीं लगेगा उसे मुझे छोड़कर जाते। विक्रांत ऑफिस के लिए तैयार होते हुए कहता है। त्रिभुवन जी ने अपनी बेटी की सोच पर हैरान थे। विक्रांत आईने के सामने खड़ा होकर अपने टाई को बांध रहा था, पर वह टाई बांध नहीं पा रहा था। तुम्हें याद भी है कब तुमने अपनी टाई बांधी थी? त्रिभुवन जी ने ताना मारा। विक्रांत अपने पापा की ओर देखता है। इतने छोटे छोटे काम के लिए भी तुम पंछी पर डिपेंड हो, कहकर उन्होंने गुस्से से उस टाई को उसके हाथ से पकड़कर छीन कर फेंक दिया और उस कमरे से निकल गए। विक्रांत अपने आप को आईने में देखता है। ब्लैक कलर की पैंट, वाइट कलर शर्ट, उसने ऊपर के 2 बटन खोल दिए। उसकी मस्कुलर बॉडी अब शर्ट से दिखाई दे रही थी। उसने टाई को अपने हाथ में लिया और निकल गया। वो एक गजब की पर्सनैलिटी का मालिक था। वो अपना कोट और टाई हाथ में लेकर ऑफिस के अंदर आया। सभी एम्प्लॉय की नज़रें उस पर ही थीं। शर्ट से झांकता उसकी मस्कुलर बॉडी और वो रोवीली चाल। लड़की विक्रांत से नज़रें नहीं हटा पाती थी। आज उन्हें माया की पार्टी में शामिल होने जाना था। क्रूज पार्टी थी, इसका मतलब था कि वो कल ही आ पाते वहाँ से। विक्रांत ने अपने कैबिन में आते ही पंछी के टेबल की ओर देखा। पंछी अपने सीट पर नहीं थी। उसके अपने चेयर पर बैठते ही बेला डोर नॉक करती है। विक्रांत उसे अंदर आने के लिए कहता है। बेला अंदर आई। वह पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसे तैयार देखकर विक्रांत समझ चुका था कि बेला उसके साथ पार्टी में जाने वाली है और यह विक्रांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह अपने साथ पंछी को लेकर जाना चाहता था। वह चिढ़ते हुए बोला, यह ऑफिस है, फैशन हाउस नहीं। सर, बड़े सर ने कहा है कि आपके साथ पार्टी में जाना है। बेला खूब खुश होते हुए बोली, पंछी से कह दो वह जाएगी। सर, पंछी बॉस के साथ जाएगी। विक्रांत ने अजीब नज़रों से बेला की ओर देखा। बेला उसकी नज़रों को समझते हुए फिर से कहती है, बड़े सर ने कहा है मैं आपकी पार्टनर बनूंगी पंछी के साथ। उन्होंने कुछ काम है तो वह उसके साथ जाएंगे। बाहर निकलो। विक्रांत धीरे से बोला, सर आपके कपड़े रेडी करवा दो। बेला बात अनसुना कर कहा, निकलो कैबिन से बाहर। विक्रांत ने तेज आवाज़ में कहा और पेपर वेट उठाकर बेला की ओर फेंक दिया। पेपर वेट बेला के बगल से गुजरते हुए दरवाजे से जाकर लगा। बेला झट से दरवाजे के बाहर निकल आई। वह अमर के कैबिन में गई और बोली, तुम्हारा मॉन्स्टर साइको बॉस पंछी के लिए कुछ ज़्यादा ही साइको नहीं है? अमर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, कह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं जाएंगे, पंछी से कहो चलने के लिए। अमर कुछ सोचता है फिर कहता है, तुमने बताया नहीं उन्हें पंछी त्रिभुवन जी के साथ जाएंगी? हाँ, तो इसी वजह से मुंह बना रहे थे। बेला इतना बोल अपना बैग खोलकर और अपना टचअप करने लगती है। वो उसे देखते हुए बोला, ऑलरेडी तुमने इतना सारा मेकअप किया हुआ है और अजीब दिखोगी। बेला ने अपनी आंखें छोटी करके अमर की ओर देखा। अमर उसको देखकर कहता है, यार मजाक कर रहा था, कर ले जितना मेकअप करना है। शाम होने को आई थी। त्रिभुवन जी अपने कैबिन से निकले और उन्होंने विक्रांत के कैबिन में देखा। विक्रांत अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। तुम तैयार नहीं हुए? मैं निकलने वाला था, पंछी मेरे कपड़े लेकर नहीं आई और मुझे किसी दूसरे के सिलेक्ट किए कपड़े पहनने की आदत नहीं रही, विक्रांत ने कहा। विक्रांत क्या कहना चाहता है त्रिभुवन जी भी अच्छे से समझ रहे थे। वो बोले, मैंने बेला से कह दिया था कि वह तुम्हें तुम्हारे पसंद के कपड़े दे दे। त्रिभुवन जी भी हार नहीं मानना चाहते थे। बेला 1 महीने के बाद मेरा पीए बनेगी। फिलहाल मेरी पीए पंछी है और मेरी पसंद नापसंद काफ़ी अच्छी तरह से जानती है। विक्रांत यूं ही बैठे हुए बोला। विक्रांत, अब बेला तुम्हें असिस्ट करेगी तो बेहतर है तुम इस बात की आदत डाल लो। त्रिभुवन जी गुस्से से चिढ़कर बोले, आपकी असिस्टेंट मर गई है क्या? विक्रांत भी त्रिभुवन जी से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, डैड मेरी असिस्टेंट चुराने का मतलब क्या है? तमीज़ से बात करो, बाप हूँ मैं तुम्हारा। त्रिभुवन जी ने उसी टोन में जवाब दिया, जब आप बाप हैं मेरे तो यह नहीं जानते कि आप उसे पार्टी में ले जाना चाहते हैं जिसके साथ मैं जाना चाहता हूँ। विक्रांत, वह तैयार भी नहीं हो रही थी जाने के लिए। जब मैंने उसे कहा कि वह मेरे साथ चले तब जाकर मानी है। त्रिभुवन जी भी अपनी गुस्सा संभालते हुए बोले, मुझे चांस देते, मैं मना लेता उसे। त्रिभुवन जी अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। वह अकेले नहीं जा सकते थे वहाँ पर। बिजनेस एसोसिएट्स हैं और उन लोगों के बीच विक्रांत ही था जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता।
त्रिभुवन जी तो रिटायरमेंट सिर्फ इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि एक वही थे जो विक्रांत के लगाम को कसना जानते थे, और अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो विक्रांत एक खुला सांड हो जाता जो जाने कब क्या कर जाता, कंट्रोल करना मुश्किल होता। जैसे भी हो, एक वही है जिसे थोड़ा वह तो सुन भी लेता है। क्या मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज करवा दूं? त्रिभुवन जी ने कहा। क्या आप पंछी है? विक्रांत बोला। त्रिभुवन जी भी समझ चुके थे कि उनका बेटा अब नहीं सुनेगा। रुको, भेजता हूँ पंछी को, कहकर त्रिभुवन जी केबिन से बाहर निकल गए। और यहाँ विक्रांत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। 5 मिनट के बाद केबिन का दरवाज़ा खुला, पंछी अंदर आई। कॉफ़ी कलर के एक स्लीवलेस गाउन को अपने दोनों हाथों से उसको थोड़ा सा उठा रखा था। बिना दरवाजे को नॉक किए अंदर आई और रेस्ट रूम की ओर चली गई। विक्रांत की रेस्ट रूम के वार्डरोब से उसने कुछ कपड़े निकाले और लाकर उसके सामने हैंगर सहित रख दिया। विक्रांत उठा और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। पंछी को आदत थी विक्रांत के ऐसा करने की। विक्रांत उनके सामने थोड़ा भी शर्म नहीं करता। पैंट पहनना और शर्ट पहनकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। पंछी अपनी गर्दन को पहले दूसरी तरफ घुमाती है। विक्रांत धीमे से शब्दों में बोला, लेट हो रहे हैं स्लीपिंग पिल्स। पंछी ने अपनी आंखें बंद की, 1-2 गहरी सांस ली और फिर विक्रांत की तरफ घूमकर खड़ी हो गई। उसने विक्रांत के शर्ट के बटन को बंद किया। विक्रांत अपना कोट उसके आगे बढ़ा देता है। पंछी उस कोट को इग्नोर करती है और टेबल की ओर बढ़ती है। उसने टाई उठाया और विक्रांत को टाई बांधने के लिए आई। पंछी की हाइट क्योंकि विक्रांत से छोटी थी तो पंछी को अपना पूरा चेहरा ऊपर करना पड़ता था। उसकी टाई को बांधने के लिए पंछी अपने चेहरे को ऊपर किया। वो विक्रांत की टाई को बांध ही रही थी जबकि विक्रांत मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था। खूबसूरत पंछी जब सजती संवरती थी तो विक्रांत की नज़रें हट नहीं पाती थी उसके चेहरे से। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पंछी ने अपने पलके ऊपर की, विक्रांत की ओर देखा। उसकी काजल से भरी आंखें मानो विक्रांत के दिल को जीत गई थी। पार्टी में मेरे साथ रहोगी? उसने पंछी से कहा। बड़े सर के साथ जा रही हूँ। पंछी भी बोली, अभी भी तुम मेरे पिए हो। बेला को कह दिया गया है, वो आपके साथ रहेगी। पंछी का टाई बांधकर हो गया था। उसने कोट लिया और विक्रांत को पहना दिया। उसके कोट के बटन को बंद करने के बाद उसने एक बार विक्रांत को सर से लेकर पांव तक देखा और फिर अंदर की तरफ चली गई। वह रेस्ट रूम में कुछ चीज़ अपने हाथों में उठाते हुए लाई। उसने घड़ी विक्रांत की ओर बढ़ाई। विक्रांत अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को खोलकर टेबल पर रखता है और पंछी की लाई घड़ी को पहन लेता है। पंछी एक एक करके विक्रांत को चीज़ देती जा रही थी और विक्रांत से पहने जा रहा था। हाथों की रिंग, फिर उसके बाद सॉक्स, जूता। अंत में विक्रांत तैयार था पार्टी में जाने के लिए। उसने एक झलक अपने ऑफिस में मौजूद उस आईने के सामने अपने आप को देखा। पंछी इस वक्त टेबल से टेक लेकर खड़ी थी। वो आई और कंघी विक्रांत के हाथों में देते हुए बोली, लेट हो जाइएगा सर, जल्दी कीजिए। विक्रांत अपने बालों को सेट करता है और फिर पंछी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं खुद कितना भी रेडी क्यों ना हो जाऊं, जब तुम तैयार करती हो उस दिन कुछ अलग ही लगता हूँ। विक्रांत का खुद की अपनी तारीफ करना। पंछी को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे विक्रांत भी आ गया। अमर, विक्रम जी का असिस्टेंट सभी पार्किंग एरिया में खड़े विक्रांत के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ पल में वहाँ विक्रांत भी आ जाता है। सभी वहाँ पर थे पर विक्रांत ने पंछी को वहाँ नहीं देखा। उसने त्रिभुवन जी की तरफ देखते हुए कहा, पंछी कहाँ है? तुम्हारे साथ ही थी। त्रिभुवन जी ने उल्टे विक्रांत को सवाल किया। हाँ, मेरे साथ थी पर मुझसे पहले वह निकल चुकी थी, कहकर विक्रांत ने अपने चारों तरफ घूमा। पंछी उसे इस वक्त ऑफिस से बाहर आते हुए दिखाई दी। उसका गाउन जो ज़मीन तक लहरा रहे थे उसको उसने अपने दोनों हाथों से थोड़ा ऊपर करके रखा था। उसके खुले हुए बाल चल रही हवाओं के साथ खूबसूरत लग रहे थे। चेहरे पर एक फीकी सी भी मुस्कुराहट भी नहीं थी। वह त्रिभुवन जी के पास आकर अपने गाउन को छोड़ते हुए अपने हाथ जोड़कर बोली, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, घर जाना चाहती हूँ। वह पलट के लगभग 6-7 कदम आगे चल गई थी। तभी उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। वह पीछे पलटी
उसके हाथ को पकड़े विक्रांत खड़ा था। विक्रांत बिना कुछ बोले उसका हाथ अपने साथ खींचते हुए लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। सर प्लीज़, मेरी तबीयत सच में सही नहीं लग रही, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ। वहाँ चलो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, वहाँ पर रेस्ट कर लेना। उसने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला, पंछी को बैठने के लिए कहा। पंछी अभी भी नहीं बैठ रही थी। त्रिभुवन जी, अमर, बेला, त्रिभुवन जी की सेक्रेटरी रमेश, सभी अब किसी दर्शक की तरह वहाँ खड़े थे। विक्रांत पंछी को देख रहा था। विक्रांत अपनी हथेली से गाड़ी के ऊपर मारते हुए बोला, बैठ जाओ। पंछी पैसेंजर सीट पर बैठ गई और विक्रांत ने दरवाज़ा बंद किया। वो दूसरी तरफ गया और ड्राइवर का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए बाहर निकाला। ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार लेकर निकल गया। त्रिभुवन जी, बेला, रमेश और अमर को कहते हैं, तुम तीनों दूसरी गाड़ी से आ जाओ, मैं भी निकलता हूँ। तीनों असिस्टेंट एक गाड़ी में बैठकर और त्रिभुवन जी अपनी गाड़ी में बैठे क्रूज पर जाने के लिए एक एक करके ऑफिस से सभी की गाड़ियां बाहर निकल गई। क्रूज पर मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। अक्सर इस तरह की पार्टी एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन साथ में लोग अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए भी यहाँ आते हैं। बिजनेस के जाने माने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ दिए जाते हैं और हासिल भी किए जाते हैं। एक एक करके इंडिया के जाने माने सारे बिजनेसमैन, पावरफुल नेता, एक्टर्स क्रूज पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। क्रूज को निकलने में कुछ ही वक्त था। विक्रांत भी पंछी का हाथ थामे उस पार्टी में एंटर करता है। पंछी के हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए इस तरह से चल रहा था मानो पंछी उसकी असिस्टेंट ना होकर कुछ बहुत ही स्पेशल हो। पंछी ने अंदर आते ही अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे की उंगलियों में उलझाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अपने हाथ मेरे हाथ में दो, विक्रांत ने धीरे से झुककर पंछी के कान में कहा। पंछी ने इस तरह से रिएक्ट किया मानो जैसे उसने विक्रांत की बात सुनी ही ना हो। मुस्कुराकर अपने चारों तरफ देखती रही। काफ़ी सारे लोगों की नज़र इस वक्त उन पर ही थी और वह इस तरह विक्रांत का हाथ पकड़कर अपनी इमेज को यहाँ खराब नहीं करना चाहती थी। पंछी, विक्रांत बहुत ही कोल्ड वॉइस में बोला। तभी त्रिभुवन जी की आवाज़ आई, पंछी यहाँ आओ, तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। पंछी पलटकर विक्रांत के बगल से होकर गुजर जाती है। त्रिभुवन जी अपने हाथ को फोल्ड करके उसे पकड़ने का इशारा करते हैं। पंछी मुस्कुराकर उनकी कोहनी अपनी हथेलियों में थाम कर उनके साथ चली जाती हैं। विक्रांत तो मानो अपने पापा को भी इस तरह देख रहा था मानो जैसे अपने किसी लव राइवल्स को देख रहे हो। लव राइवल्स भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि विक्रांत पंछी से प्यार भी तो नहीं करता। अब तक उसने अपने लफ्ज़ों से तो कभी इस बात का इजहार नहीं किया। वह पंछी को सिर्फ एक आदत समझता है और अपने कुछ दोस्तों से पंछी को मिलवाते हैं। पंछी उन सभी के साथ वहीं पर खड़े होकर बातें कर रही होती है और यहाँ विक्रांत भी अपने दोस्तों के बीच चला जाता है। असिस्टेंट को पता था कि अब जब तक उसके पास यहाँ बिजी है, किसी टेबल पर जाकर आराम से बैठ सकते हैं, इसलिए वह दूसरी तरफ चले जाते हैं। जबकि बेला किसी और को यहाँ पर ढूंढ रही थी और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विक्रांत अपने दोस्तों से तो बात कर रहा था पर उसकी नज़र अपनी स्लीपिंग पिल्स पर थी। पंछी जो उसके साथ पूरे रास्ते तो मुंह फुलाकर आई थी, लेकिन उसके पापा के साथ इस वक्त हंसकर बातें कर रही थी। विक्रांत के एक दोस्त समीर की शादी हो रही है। सभी इसी बात पर समीर को छेड़ रहे थे क्योंकि समीर भी हमेशा कहा करता था कि वह कभी शादी नहीं करेगा। विक्रांत, तू कब शादी कर रहा है? समीर बोला। तुझे पता है ना, मैं नहीं करूँगा शादी, मैं नहीं मानता इस रिश्ते को। तो क्या पूरी ज़िंदगी सिंगल ही रहोगे? दूसरे दोस्त ने कहा, मैं शादी नहीं करूँगा तो ज़रूर है कि मैं सिंगल ही रहूँ या आजकल और भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। विक्रांत ने कहा, यू मीन लिव इन में रहेगा? समीर बोला, क्या बुराई है इसमें? अगर दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो बिना शादी के बाद रह सकते हैं ना। रोज़ रोज़ के झगड़े, किटकिट, पॉजेसिवनेस, क्या ज़रूरत है इन सब की? विक्रांत वाइन का ग्लास हाथ में लेकर बोला, यार प्यार बदल देता है इंसान को। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ और वह शादी चाहती है। अगर मैं उसे उसकी खुशी की चीज़ें दे रहा हूँ तो मुझे भी तो मेरी खुशी की चीज़ें मिल रही हैं। समीर ने कहा,
आज पहली बार विक्रांत कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में समीर की कही हुई बातें गूंज रही थी। अगर वो मेरी खुशी के लिए मेरे साथ रह सकती है तो क्या मैं उसकी खुशी के लिए उसे शादी नहीं कर सकता। माया के केक कटिंग हो जाने के बाद सभी गेस्ट एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। विक्रांत अपने चेयर से उठकर आया और जहाँ पर त्रिभुवन जी पंछी के साथ बैठे थे वहाँ जाकर पंछी को देखकर बोला, डांस। उसने अपना हाथ बढ़ाया पर पंछी ने अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी। पंछी, चलो लेट्स डांस, यह त्रिभुवन जी ने बोला और पंछी ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। त्रिभुवन जी उठकर खड़े होते हैं और पंछी उसका हाथ पकड़कर जैसे आगे बढ़ने वाली होती है। विक्रांत पंछी के बाजू को पकड़ता है और अपने साथ डांस फ्लोर की तरफ ले जाते हुए कहता है, पूरा प्लान करके आई हो, यहाँ पर तमाशा करके ही रहोगी। मैं क्यों करूँगी तमाशा। विक्रांत ने पंछी को अपने सामने खड़ा किया और उसे कमर पर हाथ रखकर एक हाथ से दूसरा हाथ उसकी कमर और उसके साथ डांस करने लगा। विक्रांत पंछी के कमर को पकड़े हुए अपने थोड़े नज़दीक खींचते हुए बोला, कब तक दूर भागती रहोगी। तुम जानती हो ना, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अपने से दूर जाने ही नहीं दूंगा। पंछी बिना कुछ बोले उसके कदम से कदम मिलाकर डांस कर रही थी। बात करो मुझसे। विक्रांत अपने कठोर शब्द को छोड़कर थोड़ा सा अपनी बातों में मिठास लाने की कोशिश करता है। पंछी का कोई जवाब न आता देख फिर से बोला, पंछी फिर से पहले की तरह हो जाओ। इस तरह तुम्हें देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहली बार उसने विक्रांत के मुंह से इतनी सॉफ्ट शब्द सुने थे, वरना आज तक विक्रांत इस लहजे में कभी बात नहीं करता था। पंछी ने विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत मुस्कुराकर फिर से उसकी तरफ देखकर बोला, मत रिजाइन करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। सर आदत डालेंगे तो सब हो जाएगा। पंछी बिना मुस्कुराए बोली, क्या ज़रूरत है आदत डालने की। तुम क्यों जाना चाहती हो अपने मम्मी पापा के पास। उन्हें यहाँ बुला लो ताकि वो मुझे यहाँ पर घुटता हुआ देखकर परेशान होते रहे। तो क्यों होती है तुम्हें यहाँ घुटन। कहते हुए उसने पंछी के दूसरे हाथ को छोड़ा और उसके पीठ पर रखकर अपने करीब खींच लिया। पंछी इस वक्त पूरी तरह से विक्रांत की बाहों में थी। अपने दोनों हाथ को उसने विक्रांत के सीने पर रखा हुआ था। सब ठीक ही था सर, आपने तो सब खराब किया। पंछी ने कहा तो विक्रांत बोला, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ही ना हो तो उसे उसकी गलती रियलाइज़ करवाकर भी कोई मतलब नहीं होता। और पंछी विक्रांत से छूटकर वापस से नीचे उतर गई। उन्हें पार्टी में आए 3 घंटे हो चुके थे। आज रात को सभी को यही रहना था क्योंकि क्रूज अगले दिन 10 बजे उन्हें डॉक यार्ड पर छोड़ता। सभी को रोकने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। विक्रांत ड्रिंक पर ड्रिंक खत्म किए जा रहा था। लगभग 1 घंटे के अंदर उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बेला उसे अपने कंधों का सहारा देकर उसके कमरे तक लेकर आती है। उसे अपने बेड पर लेटाने के बाद बेला उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सर आप ठीक है। विक्रांत अपने हाथों से उसे जाने का इशारा किया और अपने आंखों को बंद करके लेट जाता है। बेला ने विक्रांत को इस तरह से देखा तो मुस्कुराते हुए उसके करीब बैठते हुए बोली, कुछ हेल्प चाहिए सर। सबसे बड़ी हेल्प मेरी होगी जब तुम इस कमरे से बाहर भाग जाओगी। बाहर निकलो। बेला मुस्कुराकर विक्रांत के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, आपको पता है आप बहुत हैंडसम हैं। विक्रांत तब तक अपनी आंखें बंद कर चुका था। कमरे से बाहर जाओ। उसकी बात सुनते ही उसके हाथों को झटकते हुए बोला। विक्रांत बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और इसलिए नहीं चाहता था कि इस वक्त बेला उसके कमरे में रुके। क्या हुआ सर, बेचैनी हो रही है। विक्रांत अपने सर को सहलाते हुए बोला, मेरा सर मुझे भारी लग रहा है। ये सुनकर बेला मुस्कुरा देती है और अपने ड्रेस को शोल्डर से थोड़ा नीचे करते हुए कहती है, कोई बात नहीं सर, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। बेला नीचे झुकी और विक्रांत के ब्लैंकेट के अंदर घुसते हुए विक्रांत के सीने पर अपना सर रख देती है। विक्रांत उसे अपने ऊपर से हटाकर उठकर बैठते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो, अभी कभी कमरे से बाहर जाओ। कहते हुए विक्रांत ने बाहर की तरफ उंगलियों का इशारा किया। बेला, जिसने अपने कपड़ों को कंधे से नीचे खसका दिया था, उठकर विक्रांत के सीने से लगते हुए बोली, ऐसा क्या है उस पंछी में जो पंछी कर सकती है और मैं नहीं कर सकती। मुझे देखिए सर, उससे ज़्यादा प्लेजर दे सकती हूँ मैं आपको।
विक्रांत उसके गाल को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है, तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कंपेयर किया जा सके पंछी के साथ। उसने उसे अपने से दूर किया और बोला। बेड के दूसरी तरफ जाकर गिरी। विक्रांत नशे में जरूर था, पर इतने नशे में नहीं कि कोई लड़की उसका फायदा उठा ले। वह बिस्तर से उठा और उसने शर्ट के बटन जो बेला खोल दिए थे उसे बंद करते हुए बोला, कल अपना रेजिग्नेशन भेज देना, वरना मुझे तुम्हें डिसमिस करना पड़ेगा। विक्रांत सिंह जिसे डिसमिस करता है उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। बेला जब देखती है कि विक्रांत उस हालत में भी कमरे से बाहर जाने को तैयार है तो वह झट से उसके करीब आते हुए कहती है, किस बात का बुरा लग रहा है आपको? आप सोच रहे हैं कि मैं पंछी को बता दूंगी? मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। आपका उसके साथ जो चल रहा है वो चलने दीजिए। विक्रांत दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। उससे पहले ही बेला उस कमरे में मौजूद चीज़ों को उठाकर पटकते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। विक्रांत जो कि इस वक्त नशे में था, उसको हैरानी से चीज़ों को फेंकते हुए देखकर पूछता है, क्या कर रही हो? या तुम क्या कर रही हो? बेला उसे जाकर ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगती है। विक्रांत उसे अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें विक्रांत का हाथ बेला के नाक को और होठ पर लगा और बेला के होठों से खून आने लगा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। इस वक्त बेला ने विक्रांत के कॉलर को पकड़ा हुआ था, जबकि विक्रांत बेला के कपड़ों को जो उसने शोल्डर से नीचे कर दिया था उसको ऊपर की तरफ खींच रहा था। देखने वाले को शायद एक नज़र में ऐसा लगता कि विक्रांत शायद उसके कपड़ों को खोलने की कोशिश कर रहा है और बेला उसके शर्ट को पकड़कर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त दरवाजे पर माया और त्रिभुवन जी के अलावा बहुत सारे लोग थे, जिसमें असिस्टेंट अमर भी शामिल था। माया अंदर आते हुए बोली, यह क्या हो रहा है यहाँ पर? विक्रांत, यह क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? बेला रोती हुई जाकर माया के गले लगकर बोली, माया मैडम, सर मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विक्रांत को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त नशे में है। वह उंगली से इशारा करते हुए बोला, यह झूठ बोल रही है। माया ने वहाँ पर एक चादर उठाकर बेला को उठाते हुए कहा, मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी विक्रांत। विक्रांत चिल्लाते हुए बोला, यह लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की इसके साथ। माया बेला की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या यह लड़की झूठ बोल रही है? और वह भी भीड़ की तरफ घूम जाती है और कहती है, आप लोग देखिए इस लड़की को, क्या यह लड़की ऐसी लग रही है जो ऐसी बातें झूठ कहेगी? सभी एक नज़र बेला की तरफ देखते हैं। बेला के होठों से जो खून निकल रहा था वह खून अब होठों से होते हुए उसके गले तक पहुंचने लगा था और अस्त व्यस्त कपड़ों के कारण माया ने उसके ऊपर चादर डाल दिया था और विक्रांत नशे में धुत था। किसी के पास अब बेला पर शक करने का कोई सवाल ही नहीं था। त्रिभुवन जी अंदर जाकर बेला से पूछते हैं, बेला तुम झूठ तो नहीं कह रही हो? बेला नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, सर आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, आप अभी आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ सर क्या करते। उन्होंने मुझे कहा कि परमानेंट कर देंगे, मैंने मना किया तो मुझसे कहा कि मैं नशे में हूँ, मुझे कमरे में छोड़ दो। और मैं छोड़ने के लिए आई तो यह मेरे कपड़े खींचकर बेला फूट फूट कर रोने लगी। विक्रांत अपने पापा की ओर देखकर कहता है, डैड यह लड़की झूठ बोल रही है। कहकर उसने बेला के बाल को पकड़कर उसको मारने ही वाला था, तभी पंछी कमरे में आती है। वह अपने चारों तरफ देखती है, पूरा कमरा तहस नहस हो रखा था। बेला उस सफ़ेद रंग के चादर को ओढ़े हुए रोए जा रही थी। उसके बिखरे हुए बाल, नाक से बह रहा खून साफ साफ बता रहा था उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा। अब बेला पंछी को देखकर जाकर उसके गले लग गई और उसे कसकर पकड़कर बोली, पंछी देखो सर ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। पंछी को देखकर विक्रांत एकटक पंछी को देखने लगता है। पंछी तुम जाओ बाहर, विक्रांत चिल्लाकर बोला। विक्रांत नहीं चाहता था कि पंछी को ये सब पता चले। वो पंछी की नज़रों में अपने लिए अविश्वास नहीं देखना चाहता था। अब भी बेला पंछी से गले लगी थी। विक्रांत आगे आया और बेला को पंछी से अलग करते हुए बोला, दूर रहो पंछी से, तुम इस लायक नहीं कि पंछी को छू सको। बेला एक झटके से पंछी से अलग हो गई। पंछी ने बेला के हाथ को नहीं छोड़ा। विक्रांत पंछी के हाथ को देखकर बोला, छोड़ दो इसको, ये बहुत गंदी लड़की है। विक्रांत की जुबान लड़खड़ा रही थी। माया हंसते हुए बोली, हरकतें तुम्हारी गंदी है और गंदा किसी और को कह रहे हो। त्रिभुवन जी
माया और विक्रांत के बीच में खड़े होते हुए कहते हैं, माया हम बात करते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। उस भीड़ में एक आदमी बाहर आते हुए कहता है, अब क्या बात करोगे त्रिभुवन? तुम्हारा बेटा एक लड़की को मॉलेस्ट कर रहा है और तुम बात करने को कह रहे हो। त्रिभुवन जी उस आदमी की तरफ देखकर बोले, किसी लड़की के कह देने से यह नहीं माना जा सकता। माया ताली बजाने लगी और ताली बजाते हुए बोली, वाह त्रिभुवन अंकल वाह, अपने बेटे की कैरेक्टर को आप अच्छी तरह से जानते हैं और फिर भी आपको लगता है कि आपके बेटे ने ऐसा नहीं किया। त्रिभुवन जी पलटकर विक्रांत की ओर देखते हैं जो इस वक्त नशे में था। विक्रांत माया की ओर बढ़ता है, उसके बाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, क्या क्या जानती हो तुम मेरे कैरेक्टर के बारे में, बताओ। नशे में भी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इतना गिर जाऊं। बेला आकर फिर से पंछी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसके हाथ से एक तरफ चादर छूट चुका था और उसके खुले हुए कंधे अभी चादर से बाहर झांकने लगा था। पंछी उसके कंधे पर चादर को खींचकर डालते हुए उसके कान में कुछ कहती है। बेला यह सुनते ही उसकी पकड़ पंछी पर ढीली पड़ गई। पंछी मुस्कुराई और फिर से उसके कान में कुछ कहा। बेला जो कि इस वक्त पंछी से गले लगे हुए थी, अपना चेहरा पंछी के कंधे से हटाकर पंछी को देखती है। पंछी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पंछी का मुस्कुराना न सिर्फ माया ने बल्कि भीड़ ने भी पंछी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा। एक लड़की बोली, यहाँ एक लड़की की इज्जत दांव पर लगी है और तुम्हें मुस्कुराना आ रहा है। माया बोली, तुम हंस रही हो उस पर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने आप को एक लड़की कहते हुए पंछी के चेहरे से फिर भी उसकी मुस्कुराहट कम नहीं हुई। फिर से जो आदमी बोल रहा था वह बोला, सही कहते हैं लोग, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लड़की इज्जत क्या चीज़ होती है जानती भी हो तुम? माया बोली, इन दो कौड़ी की लड़कियों को क्या पता कि इज्जत क्या होती है। विक्रांत जो अभी माया के पास ही खड़ा था, माया के गले को पकड़ते हुए बोला, डोंट यू डेयर टू टॉक विद हर लाइक दिस। त्रिभुवन जी गुस्से में विक्रांत को खींचकर बिस्तर की तरफ धकेलते हुए कहते हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हो अपने कदमों पर और लोगों से लड़ने चले हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई पंछी से बात करने की? विक्रांत त्रिभुवन जी को देखते हुए बोला। वह उठकर खड़ा हुआ और उस आदमी की ओर बढ़ गया जो अभी बात कर रहा था। त्रिभुवन जी विक्रांत को बिस्तर पर बिठाते हुए बोले, हम बात कर रहे हैं, तुम चुप रहो। पंछी मुस्कुराकर बोली, एक्चुअली मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा आपके टाइम को बर्बाद करना नहीं था, यह तो बस हमने यूं ही बस इंटरटेनमेंट के मकसद से किया था। बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। सभी पंछी की ओर देखने लगते हैं। पंछी बेला को सामने करते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेला, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो गई। बेला अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। आंसू तो उसके आंखों से पंछी की बात सुनते ही सूख चुके थे। त्रिभुवन जी बेला की ओर देखते हैं। बात यह है कि मेरे एक फ्रेंड का यूट्यूब चैनल है जिसमें लोगों के साथ प्रैंक करता है और हम बस एक प्रैंक कर रहे थे। मैं और बेला बस प्रैंक कर रहे थे और इतना बड़ा हो गया। पंछी अपने मोबाइल निकालते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेला, मैं यहाँ कैमरा सेट करती उससे पहले ही तू इस कमरे में आ गई। मैंने सब गड़बड़ कर दिया। मैं यहाँ कैमरा सेट करती उससे पहले ही कमरे में आ गई और आप लोगों का रिएक्शन भी कैद नहीं कर पाई। कहकर बेला से बोली, तुम चलो अभी देख तुझे कैसे रितेश से डांट सुनवाती हूँ। आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आप लोग सोच रहे हो। एक प्रैंक था जो कि गलत चला गया। सॉरी आपका टाइम बर्बाद हुआ। पंछी बेला का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए निकल गई। भीड़ आपस में ही खुशफुसाते हुए पंछी को बुरा भला कह रही थी। कोई उसे पैसे के लिए कंटेंट क्रिएटर वाला कह रहा था तो कोई उसे औरत की इज्जत ना करने वाला इंसान कह रहा था। किसी ने यूट्यूब चैनल का नाम पूछा तो किसी ने उसके वीडियो को देखने की मांग की। पर पंछी इन सब चीज़ों का जवाब दिए बगैर बेला का हाथ पकड़कर अपने साथ लेते हुए चली गई। उसके जाते ही भीड़ भी कमरे से चली गई। वो आदमी जो बीच में बोल रहा था त्रिभुवन जी और विक्रांत से माफ़ी मांगकर पंछी को गैर जिम्मेदार बताकर चला गया। चले ख़त्म हुआ यहाँ पे वॉइस ओवर इसका। और सच कहूँ तो इस वीडियो को एडिट करने में और वॉइस ओवर देने में बहुत समय लग जाता है। और आज तो एक तरफ कंधा झुकाए झुकाए मेरा कंधा दर्द करने लगा है। और मैं बस आप लोगों से इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग बिना लाइक किए हुए और
बिना कमेंट्स किए हुए मत जाइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये।